मतलब किसी का परिवार बिखर जाए, किसी को कोई घटना हो जाए, लेकिन उनको सिर्फ चाहिए पैसा पैसा पैसा। इस देश में पैसे को मानव जीवन से ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। ये रुपए पैसे का ऐसा हुआ था, थोड़ी सी बात आप बता दीजिए। हमारा बहन हमें हुआ था, कोमा में चले गए थे, उसका भी फर्नीचर कर दिया था। जो आज भी पैसे चल नहीं पा रहे हैं। देखिए सर, रोने की जरूरत नहीं है। इनकी इतनी पीड़ाएं हैं कि ब्रेन हेमरेज का शिकार हुए। इन्होंने तमाम सफर किया और अंत में जीवन की लड़ाई जूझ रहे हैं, और इनके घर को बैंक वालों ने नीलाम कर दिया। इनकी पीड़ाओं को आप सुनेंगे तो दहल जाएंगे कि नमस्कार, मैं शिव कुमार, कुशीनगर की आवाज से। साथियों, कुशीनगर आवाज की टीम आज मौजूद है कुशीनगर जिले के पड़ौना शहर के सुभाष चौक पे। आप देख रहे होंगे भीड़ भाड़ वाला इलाका है। सुभाष चौक पे हम मौजूद हैं और एक घटना है जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देने वाला घटना है। एक मकान है जिसकी नीलामी हो चुकी है। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि किन प्रकरण में नीलामी हुआ है, क्यों हुआ है, क्या कारण रहा है कि इस मकान की जो बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, उसने नीलामी कर दी है। मकान का वैल्यू क्या है, लोन कितना लिया गया था, हाउस लोन कितना लिया गया था, कितना भरा गया, सारे प्रकरण को मैं बताने वाला हूं। फिर आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। बिहाइंड द वीडियो आप देख रहे हैं जो मकान है, इसकी नीलामी हो चुकी है बैंक के द्वारा। पंजाब नेशनल बैंक, जिससे एक परिवार है, उसने लोन लिया था 12 लाख रुपए का, हाउस लोन के नाम पे 2014 में लोन लिया गया था। और उस प्रकरण में लगभग 18 महीनों तक, 1.5 साल तक इन्होंने कंटिन्यूअसली लोन को भरा। उसके बाद से कुछ आर्थिक दिक्कतें आ गई। जो इस परिवार के मुखिया हैं, उनका तबीयत खराब हो गया, वो कोमा में चले गए, बिल्कुल ब्रेन हेमरेज हो गया, तमाम समस्याओं से जूझते रहे। और जब किस्त नहीं भरा गया तो जो बैंक के एजेंट हैं, उन्होंने इनसे संपर्क किया, तमाम धमकियां भी दी गई। जैसा कि नियम से, रूल्स है, बैंक वसूली करता है, वसूली किया गया, प्रत्येक चीजें हुई। परिवार समय मांगा, उतना समय भी नहीं मिल पाया। और इन द एंड ऑफ द थिंग ये हुआ कि तमाम राजनीतिक संरक्षण भी दबाव कहा जाए, इनका एलिगेशन है कि उसके बाद से इनके मकान की नीलामी कर दी गई। आज ये परिवार पीड़ित है। पूरे राष्ट्रपति महोदया तक को इन्होंने चिट्ठी लिख दिया है, आरटीआई भी डाला हुआ है। प्रत्येक काम ये लोग कर रहे हैं अपने मकान को बचाने के लिए। लेकिन कौन वे लोग हैं, कौन अधिकारी हैं जो इस पे सुनवाई नहीं कर रहे हैं? बैंक जवाब क्यों नहीं दे रहा है? जब उसने नीलामी कर दिया है, प्रत्येक चीजें कर दी गई, जो सूचना मांगा जा रहा है तो जवाब क्यों नहीं दे रहा है? और इस परिवार का क्या कहना है, इन सारी चीजों को हम दिखाएंगे और एक हकीकत से आपको रूबरू कराएंगे कि कैसे ये बैंकों का जो जाल है, महाजाल है, इसमें जनता फंसती है और जनता के साथ ये तमाम चीजें हो रही हैं। तो आइए उस परिवार से हम मिलेंगे और सारे प्रकरण को आपके सामने रखेंगे। तो अभी हम मौजूद हैं उनके पास, जिनके नाम से लोन लिया गया था, जिनका मकान है, और इनका ब्रेन हेमरेज हो गया, कोमा तक की सफर करके तय करके आए हुए हैं एक ऐसे देश में जहां इन्होंने वोट दिया, टैक्स दिया, सरकार को सपोर्ट किया। लेकिन ऐसे देश में जब ये बीमारी से जूझने लगे, तमाम समस्याएं आई, तो बैंक ने कोई रियायत नहीं दी और अंत में इनके घर को नीलाम कर दिया गया। इनसे बात करेंगे और इनकी पीड़ाओं को जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या हुआ था, थोड़ी सी बात आप बता दीजिए। हमारा बहन हमें हुआ था, कोमा में चले गए थे, उसका भी फर्नीचर कर दिया था। जो आज भी पैसे चल नहीं पा रहे हैं। देखिए सर, रोने की जरूरत नहीं है। इनकी इतनी पीड़ाएं हैं कि ब्रेन हेमरेज का शिकार हुए। इन्होंने तमाम सफर किया और अंत में जीवन की लड़ाई जूझ रहे हैं, और इनके घर को बैंक वालों ने नीलाम कर दिया। इनकी पीड़ाओं को आप सुनेंगे तो दहल जाएंगे कि एक व्यक्ति जिसने पूरा जीवन खपा दिया और इनके घर को नीलाम कर दिया गया। इनकी आंखों में जो आंसू हैं, जो वेदना है, इसको महसूस किया जा सकता है। इनकी पत्नी है, हम इनसे बात करेंगे। मैम, आप बताइए, आप क्या हुआ है पूरी बात। हम माधुरी सिंह जी, सुभाष चौक पटौना की रहने वाली हूँ। पंजाब नेशनल बैंक से हमने बैंक से लोन लिया था 12 लाख का, जो मैंने चुकाया है। कुछ दिक्कतें होने की वजह से थोड़ा कुछ मतलब कमी हुआ, इनका ब्रेन हेमरेज हुआ था, कोमा भी गए थे। इस दौरान, कोरोना के दौरान थोड़ा हमें दिक्कत हुई थी। उसके बाद हमने पैसा भी जमा किया है, मोहलत भी लिया है। उसके बावजूद भी इन्होंने मतलब मेरा मकान नीलाम कर दिया। और इस बीच में हम लोग बहुत मतलब कि हड़काए, रात बिरात कभी भी आते रहे हैं घर पे पैसा वसूली के लिए। अच्छा, बैंक के जो एजेंट हैं वो लोग आपको प्रताड़ित भी करते थे, हड़काते थे, आपके घर में आ जाते थे पैसा वसूली करने के लिए। ये प्रक्रिया कितने दिनों तक चली? ये काफी दिनों तक चली। और जब ये बीमार मतलब हालत में जब ये बिस्तर पर रहते थे, तब वो लोग अक्सर रात में आते थे हमारे पास।
पैसा वसूली के लिए। अच्छा, ये भर्ती थे हॉस्पिटल में और बैंक घर पे ये बेड रेस्ट कर रहे थे, उस समय बैंक के जो कर्मचारी थे, जो एजेंट थे, आपके पास पैसा वसूली के लिए जी जी आते थे। उस समय जब आप अधिकारियों से नहीं बात करती थी कि इनका दिक्कत है, हमको मोहल्ला चाहिए, मोहल्ला दीजिए? नहीं, हमें तो पैसे से मतलब है, कोई कुछ भी करे हमें पैसे से मतलब है। मतलब किसी का परिवार बिखर जाए, किसी को कोई घटना हो जाए, लेकिन उनको सिर्फ चाहिए पैसा पैसा पैसा। इस देश में पैसे को मानव जीवन से ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। ये रुपए पैसे का ऐसा खेल है। तो ये कितने दिनों तक प्रक्रिया चला और आपकी नीलामी कब हुई, क्यों हुई? नीलामी हमारी हुई कितने में हुआ था? पिछले साल, पिछले साल 2024 में, कोविड के बाद। हाँ, कोविड के बाद। तो उन नीलामी में क्या हुआ, क्या प्रक्रिया रही? कि आपको सूचना दी गई, तमाम चीजें हुई, कोई नोटिस वगैरह आपको दिया गया? नोटिस वगैरह आया था? वो लड़के आइए, इनके लड़के हैं, हम इनसे बात करेंगे, इनके बड़े लड़के हैं, इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली क्या हुआ था। माता पिता के सहारा यही है, सारी बात इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रक्रिया है, क्या चीजें चल रही। बताइए क्या हुआ जब नीलामी हुआ, आपको महसूस हुआ कि बैंक आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, उसके बाद आपने क्या क्या कदम उठाए हैं? जब मेरे मकान नीलाम हो गए, मुझे बाद में जब पता चला कि बैंक हमारे साथ गलत किया है, तो मैं वो गहराई तक जाता गया। फिर उसके बाद मैंने आरटीआई दाखिल की। 16 बिंदुओं पे मैंने बैंक से जवाब मांगा कि बैंक मुझे उसका जवाब दे दे, उनका जो पैसा बकाया है वो मुझसे ले ले। उसके लिए मैंने राष्ट्रपति महोदय को, न्यायाधीश को, प्रधानमंत्री को, वित्त मंत्रालय को, राज्यपाल को, ऐसे करते मैं 13 लोगों को, जिला के सब अधिकारी, छोटे बड़े, सबको मैंने आरटीआई दिया। 30 दिन हो गए, उसके बाद भी उन्होंने उधर से कोई जवाब नहीं आया। अब तक आप सबको चिट्ठी लिख दिया, आरटीआई डाल, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर उसके बाद मैंने उसका फिर दोबारा आरटीआई डाला। उसके बाद भी सब लोग एक दूसरे के माथे पे खेलते आए हैं। आपको जो पुख्ता जानकारी चाहिए, जो सबूत चाहिए, वो मुहैया नहीं करा रहे हैं, एक दूसरे के माथे पे खेल रहे हैं। बैंक जवाब देने से कतरा रहा है। जी, उसके बाद फिर मैंने बैंक के ऊपर मुकदमा करने के लिए भी मैंने किया हुआ, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बैंक के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और मुझे कोई जवाब मिला है अभी तक। मेरा कहना यही है कि बैंक से मैंने जिन 16 बिंदुओं पे मैंने जवाब मांगा है, बैंक मुझे उसका जवाब दे दे, वो अपना एक एक पैसा ले लें हमसे। और बैंक से आप 16 बिंदु पे जवाब मांग रहे हैं। बैंक के जो भी अधिकारी हैं या जो भी वाट एवर, आप प्रेसिडेंट से लेकर के हर के पास गए, कोई जवाब नहीं दे रहा है, कतरा रहा है, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं इसके बारे में? बस मैं यही कह रहा, मैंने जो 16 बिंदुओं पे मैंने जवाब मांगा है, बैंक से मुझे उसका जवाब दिलवा दिया जाए और बैंक का जो पैसा है, बैंक मुझसे अपना पैसा ले लें। आपने बताया कि जब आपका मकान था, किस्त भरे, 12 लाख का लोन था, तो कुछ पैसे आपने जमा कर दिया है ऑलरेडी? मैंने जो 12 लाख लिया था, मैंने 12 लाख से ज्यादा मैंने पैसे जमा कर 12 लाख से ज्यादा जमा कर दिए हैं। तो फिर आपकी जो मकान की नीलामी हुई, कितने पैसे में हुई है? वो हुई है 61.5 लाख रुपए में। 61.5 लाख में हुई है। और मकान का जो इस समय करंट वैल्यू है वो कितना है? सरकारी वैल्यू इस समय मकान का 1 करोड़ 70 लाख के नियर अबाउट है। अच्छा, 1 करोड़ 70 लाख की वैल्यू है और इसको मात्र 61 लाख रुपए में इसको नीलाम कर दिया गया। तो ऐसी चीजें क्यों है? आपको लगता है किसी राजनीतिक संरक्षण की वजह से हो रहा है, या अधिकारी लोग सही से काम नहीं करे, आपके परिवार को जानबूझ करके घर से दूर किया जा रहा है, आपके मकान को बेचा जा रहा है? जी, जहाँ तक मुझे लगता है, हमारे मकान की नीलामी का कोई प्रोसेस नहीं था। इसको यहाँ के बड़े बड़े लोग मिलकर नीलाम करवाकर खुद उन्होंने ये चीज सारी प्रक्रिया करवाई हुई है। क्योंकि जब मेरी मकान की रजिस्ट्री हुई, रजिस्ट्री होने से पहले नोटिस आता है, कोई नोटिस नहीं आया। और मैं हर 10 दिन पे जाकर रजिस्ट्री ऑफिस में मैं चेक करता था कि रजिस्ट्री हुई है कि नहीं हुई है, हुई है कि नहीं हुई है। कभी कंप्यूटर पे शो नहीं करता था। और 4 महीने बाद 5 मार्च को जब मैं चेक करवाने गया, उस समय कंप्यूटर पे शो कर रहा है कि अक्टूबर की मेरी रजिस्ट्री हो चुकी है। और मैं हर 10 दिन पे चेक करता था, कभी शो नहीं हुआ। और एक बार कुछ महीनों बाद कंप्यूटर पे आ जा रहा है। अचानक से कंप्यूटर पे आया कि आपकी मकान बिक चुकी है, रजिस्ट्री हो चुकी है, नीलाम हो चुकी है। एक बात बताना चाहेंगे, कौन लोग हैं, किन्होंने आपके मकान को खरीदा हुआ है? ये कोई पार्टी है देवरिया की, कोई सीमा दुबे, पत्नी राकेश दुबे। और मुझे एक बात नहीं समझ में आ रहा, वो देवरिया के हैं और उनको यहाँ पे 2 गवाह कैसे मिल गए? अच्छा, मतलब वो दूसरे जिले की रहने वाली है, ये कुशीनगर का मामला है, लेकिन वो देवरिया से हैं और आपके पड़ौना में आपके मकान को उन्होंने खरीद लिया। और पड़ौना के जो 2 गवाह की बात करें, पड़ौना के ही गवाह हैं। ये पड़ौना के ही हैं, ये लोग जायसवाल हैं लोग। एक का नाम अनिल जायसवाल है और एक और कोई जायसवाल ही है। ये पड़ौना के लोकल के है। आपको क्या लग रहा है कि क्या अगर नीलामी हुई तो क्या पड़ौना में लोग नहीं थे और भी लोग नहीं थे, कि बाहर से लोगों का वर्चस्व होने की वजह से आपके मकान को बेचा गया है? इसमें वर्चस्व का ही खेल है जी। क्योंकि इसमें पूरी मिली भगत है बैंक के स्टाफों का। और जो ये वर्चस्व वाले लोग हैं, सब लोग मिलजुल कर ये सब लोगों ने करवा रखा है ये सब बैंक हमारे घर की नीलामी।
एक बात हमको और भी सुनने में आया है कि आपके माता जी गई थी, उन्होंने बोला कि यदि हमारा मकान जो है इसको सही तरीके से नहीं किया गया, उसको खारिज नहीं किया गया, जो दूसरे नाम से है, सही डाटा नहीं दे गया है, तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। तो ये बात जब बड़े अधिकारी तक गई, जो अधिकारी लोग हैं, तो अधिकारियों ने कुछ अनर्गल की बातें की, तो क्या कहा उन्होंने? जी, जैसे आत्महत्या पूरे परिवार के साथ हम लोग इच्छा मृत्यु की मांग की, उसका हम लोग पत्र मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति को, डीएम को, सब लोगों के पास हम लोगों ने ये सब भेज रखा है। उसके बाद तहसील से फोन आया पूर्णिमा सिंह मैम का, उन्होंने बुलाया तो उन्होंने पूछा क्या क्या वाक्य है, हमने अपना पूरा कागज दिखाया कि मैम ये चाहिए, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे तो बैंक गलत है। तो मैंने बोला कि मैम बैंक गलत है, उसके बाद भी एडीएम जो है उन्होंने बैंक के पक्ष में आदेश कर दिया है। उन्होंने बोला नहीं ये चीज तो गलत है सर, ऐसा कर नहीं सकते। उन्होंने फोन किया एडीएम जी को, तो उन्होंने बोला, हम लोगों ने सुना, आप उन्होंने फोन बोला कि ठीक है भेजिए, आए आप यहाँ पे अपना राग बिलापे लो। हम लोग उन्होंने कहा कि अपना राग बिलापे लो, उन्होंने कहा। हाँ। फिर हम लोग जब एडीएम जी के पास गए, हम लोग खड़े थे और वहां पे 7-8 लोग और थे। तो एडीएम जी ने पूछा कि जी आप बताइए, तो मम्मी ने बोला कि मैं माधुरी सिंह, सुभाष चौक। तब तक उन्होंने तुरंत बोला अच्छा अच्छा, हंस के, अच्छा तो आप ही हैं, अच्छा ये बताइए मरने के लिए, उनका ये लैंग्वेज था कि मरने के लिए कोई परमिशन मांगता है क्या, जिसको करना होता है आत्महत्या करना करके किनारे हो जाता है, करना करके किनारे हो जाइए, उनका ये वहां पे कहना था। वहां पे बैठे लोग ऐसे हंस रहे थे, हम लोग इतना बुरा लगा। मतलब आपके परिवार का उपहास उड़ाया गया है। एक पीड़ित परिवार जब न्याय के लिए गया और कहा कि हमको मृत्यु चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मरने के लिए कोई वो करता है क्या? आपके परिवार को नीचा दिखाया गया, उपहास उड़ाया गया। और वो करके वहीं पे सब लोग वहां पे हंस रहे थे। तो मैंने बोला कि सर आपने जो ये आदेश किया है, आप बिना मेरा पक्ष को सुने हुए कह रहे मेरा काम है, मेरे पास आएगा मैं आदेश करूंगा। और उन्होंने जिस दिन 27 फरवरी को उन्होंने ये आदेश किया है, उस दिन वकील लोगों का प्रस्ताव मतलब हड़ताल था। अच्छा, जिस दिन आदेश हुआ उस दिन वकीलों का हड़ताल था। इसमें एडीएम जेल में सारा वो भी मिले हुए हैं इसमें। हाँ। क्योंकि हड़ताल वाले दिन इनको मतलब ये क्या इतना तेजी था, जरूरी था कि बिना मेरे वकील का बहस सुने, बिना मेरा फाइल देखे इन्होंने हड़ताल वाले दिन आदेश कर दिया। और जाने पैसे उपहास उड़ा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात ये भी उन वर्चस्व वाले लोगों के साथ मिली मतलब इन लोगों का मिली भगत है वर्चस्ववादी लोगों के साथ। एक तो आपके परिवार का मजाक उड़ाया गया, और जिन दिन वकीलों का हड़ताल था उस दिन आदेश दे दिया गया, आपके पक्ष को रखने का मौका भी नहीं मिला और आदेश हो गया। जी, हमारे वकील जब हड़ताल था तो वहां पे वो कोई वकील बहस करेंगे ही नहीं। हाँ। कोई कार्य होगा नहीं, लेकिन ये कह रहे हैं कि मेरे पास वो पावर है, मैं कर सकता हूँ। तो इनको क्या इतना तेजी थी कि मतलब हड़ताल वाले दिन इन्होंने आदेश कर दिया। उसके बाद के ऑफिस में जाने में बदतमीजी तरीके से उनका बोलना, उपहास उड़ाना 10 लोग के सामने। तो कह रहे हैं कि जाइए, आपको करना तो जाकर हाई कोर्ट में मेरे साथ आप चैलेंज करिए, आप स्वतंत्र है। फिर उन्होंने आपको हाई कोर्ट जाने की धमकी दी या सलाह दी। तो ये ऐसा देश है जहां एक परिवार न्याय मांगने के लिए जाता है, अपनी बातों को रखने के लिए जाता है, तो न्याय की जो व्यवस्था है, न्याय देने वाले जो लोग हैं, वो इनका उपहास उड़ाते हैं। ऐसी चीजें इस देश में चल रही हैं। मैं आपसे एक बड़ी बात जानना चाहूंगा कि ये जो 16 बिंदु है, आपने बताया 16 बिंदु पे, उसका कुछ टॉपिक हमको बताएंगे कि तो अभी जो कागज पत्तर देख रहे हैं, इन्होंने 16 बिंदु पे मांग रखा है। तमाम चीजें इन्होंने की है कि इनका जो घर है वो बच जाए, और बैंक से इन्होंने जवाब मांगा है, आरटीआई डाला हुआ है। तो उस पहलू पे बात करेंगे और पूछेंगे आपने जो आरटीआई डाला है कैसे डाला है, क्या चीज है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। अब जो मैंने आरटीआई डाला उसका तो इस पेपर में है। हाँ। और सब कैसे क्या क्या है वो मेरा भाई बता पाएगा। अच्छा, आपके भाई अभी मौजूद नहीं है, उनसे बात हो जाएगी? जी फोन करिए। ठीक है, फोन करिए, मैं बात करने की कोशिश करूंगा कि क्या वो बिंदु हैं और कैसे उन्होंने आरटीआई डाला है, और किन पहलू पे वो बैंक से जवाब चाहते हैं, और बैंक जवाब क्यों नहीं दे रहा है। इसको लेकर के हम बात करेंगे और जाने की कोशिश करेंगे। फोन लगाइए। अभी जो इनके भाई साहब हैं जिन्होंने आरटीआई डाला है, उनको हम फोन कर रहे हैं। हेलो हेलो जी, मैं कुशीनगर की आवाज से बोल रहा हूँ। अभी मैं घर पे हूँ आपके। और आपके भाई ने बताया कि आपने आरटीआई डाला हुआ है, जो आपकी मकान नीलामी हुई है, बैंक से जवाब लेने के लिए। जी। तो किन पहलू पे आपने आरटीआई डाला है और आपका जवाब मिला नहीं मिला, क्या आप बता सकते हैं आप? जी, मैंने 4 अप्रैल 2025 को आरटीआई डाला था बैंक को। जी। जैसे मेरी मकान नीलाम हुई थी। हाँ। 2024 में अप्रैल महीने। जी। मैंने इधर उधर भाग दौड़ करके पता किया, तो मुझे पता चला कि बैंक ने हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड कर रखा है। जी। फिर मैंने और गहराई तक जाने के लिए आरटीआई डाला 4 अप्रैल 2025 को। हाँ। आरटीआई मैंने राष्ट्रीय पद से लेके जिले के जिलाधिकारी, एसपी,
अपर जिलाधिकारी हाँ जो भी लोग हैं सबको आपने डाला। सबको भेजा। जी मैंने 30 दिनों तक देखा, जवाब तो किसी ने मुझे संतुष्ट वाला नहीं दिया था। जी बस एक दूसरे के ऊपर खेल रहे हैं लोग हाँ कि ये मेरा मामला नहीं है, मेरे विभाग से संबंधित नहीं है, इनको सौंपा जाए, ये आपको देंगे। ऐसे एक दूसरे के माथे पे खेल रहे हैं। मतलब एक दूसरे के माथे पे खेला जा रहा है, आपके आरटीआई का जवाब नहीं मिल रहा है। जवाब नहीं मिल पा रहा है। हाँ तो फिर मैंने 30 दिन होने के बाद मैंने जो उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव है उनको अपीली अधिकारी बना के अपील किया। हाँ अपील मैंने फिर मई महीने में 10 तारीख को दिया था, लेकिन अभी तक कोई जवाब उनका भी नहीं आया है। मतलब एक ही महीने का प्रोसेस होता है जवाब मिलने का, अब तक कोई जवाब नहीं आया। जवाब आया। उसके बाद मैंने 23 मार्च में बैंक को एक आवेदन दिया, जिसमें मैंने हिसाब करके बैंक को बताया जी कि मेरा क्या रुपए है, क्या आपने हमको दिया है, क्या हमको देना है। जी बैंक ने अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं दिया है। फिर मैंने 23 मार्च में ही जी बैंक के ऊपर एफआईआर करने के लिए माननीय वित्त मंत्री, राज्यपाल को, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री को, पुलिस महानिदेशक को, पुलिस अधीक्षक को और थाना कोतवाली को मैंने एफआईआर करने के लिए सबको एक बैंक के ऊपर एफआईआर करने के लिए आवेदन भेजा जी। लेकिन अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं आया कि मैंने बैंक के ऊपर कौन सी कार्रवाई कर रखी। तो एक चीज मैं जानना चाहूंगा भाई साहब, आपने जो 16 बिंदु बता रहे हैं ये कौन कौन से बिंदु है, थोड़ा मेंशन करना चाहेंगे? 16 बिंदु तो अभी तो मुख्य मैं आपको 3-4 बिंदु बता। हाँ बताइए। जैसे बैंक ने हमको जो रुपए दे रखा है, हाँ उसका मैं वो स्टैंडर्ड जो मानक होता है, बैंक का जो स्टैंडर्ड मानक है, नहीं रुपए का जो मानक होता है, हाँ रुपए का, जैसे कि मैं आपको बता दूं 1 किलो का मानक होता है 1000 ग्राम जी। 1 लीटर बराबर 10 डेसीलीटर, 1 मीटर आप कपड़ा लेते हैं उसकी मानक होती है 100 सेंटीमीटर जी। वैसे ही रुपए का एक मानक होता है। मैंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा आरटीआई में मांगा गया है, जिसने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लिख के दिया है कि भारतीय 1 रुपए में 777 मिलीग्राम सोना होती है, वो भी 24 कैरेट। अच्छा, मैंने इसी के बिहाफ में बैंक से पूछा कि आपने जो रुपए हमको दिया उसकी मानक क्या है, उसकी गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है जी। मुख्य पहली बिंदु ये हो गई। फिर मैंने दूसरी बिंदु ये किया कि आपने जो रुपए दिया जी, जो रुपए दिया किस डेट में दिया, उसके पहले आपके बैंक अकाउंट में कितने रुपए थे, मेरा लोन करने के बाद आपके अकाउंट में शेष राशि कितनी बची, हाँ उसका बैलेंस शीट हमको उपलब्ध करा दीजिए। ये तो बड़ी गंभीर सवाल है, क्या बैंक उपलब्ध करवा रहे हैं सारा इन्फॉर्मेशन आपको? नहीं बैंक नहीं, अभी कोई जानकारी हमको नहीं दे रखा है बैंक वाले। अब इसलिए हुआ क्या है मेरे साथ, बैंक ने मेरे साथ सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल और प्रॉपर वे में ले रखा है। यहाँ तक कि मेरा घर द्वार जमीन सब कुछ देखा है। जी जी। मैंने भी चाहा कि बैंक के साथ मैं भी देखूं कि बैंक कितना सही है। मुझे किसी के द्वारा जानकारी हुई कि बैंक के पास आज तक अपनी कोई संपत्ति नहीं है। अच्छा अच्छा। गाड़ी भाड़े पे चलता है। उसका हेड ब्रांच हो या फिर मेन ब्रांच हो या फिर जो सिटी में शाखाएं खुली हैं, सारे के सारे भाड़े पे चल रही हैं। तो मैंने इसी के बिहाफ में बैंक से आरटीआई के थ्रू जवाब मांगा जी। तो मैंने साफ लिख के बोल दिया है कि आप मेरा जवाब दे दीजिए और ब्याज सहित आप अपना रुपया ले लीजिए। यानी आप चाहते हैं कि आपका जवाब बैंक दे दे और अपना रुपया वापस ले ले। हाँ, और ऑलरेडी आपने कुछ पैसे बैंक को दे भी रखा है जो लिए थे। मैंने बैंक को भारतीय रुपए में अपना रुपया दे रखा है। बैंक ने मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड कर रखा है कि उसने, मुझे तो मालूम है उसने डिजिट दे रखा है, उसने कोई रुपया ही नहीं दिया है। जी जी। आपने जैसे एग्जांपल के लिए बता तो कैलकुलेटर होता है, डिजिट डाला जाता है। बैंक ने अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू मुझे डिजिट ही दे रखा है। और मैं अपनी कमाई का रुपया उसको दे रहा हूँ। चलिए ठीक है, तमाम पहलू है जिसको हम आपसे। अपर जो जिला मजिस्ट्रेट है उन्होंने ही ऑर्डर दिया था जमीन हमारी नीलाम करने के लिए मकान को। मैंने उनको भी आरटीआई लगा रखा है। आप देखिए आपके सामने 2 महीना होने जा रहा है लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। पुलिस का देखिए, पुलिस का रवैया देखिए कि पुलिस, मैंने एसपी साहब को लिखा था, कोतवाली को लिखा था। सब लोग कह रहे हैं कि क्या मामला स्थानीय थाने से संबंधित नहीं है। सीओ साहब तक लिख के दे दिए हैं। जी जी। मतलब आप हर विभाग को लिख रहे हैं, सारे लोगों को, सारे अधिकारियों को लिख रहे हैं और आपको कोई जवाब नहीं दे रहा है। कोई जवाब नहीं दे रहा है। तो आप क्या चाहते हैं इस मामले में, आप क्या चाहते हैं? मैं इस मामले में यही चाहता हूँ कि मुझे जो मेरा जवाब है आरटीआई का पेपर, उसका जवाब मिल जाए, मैं संतुष्ट हो जाऊँ। आपके आरटीआई का जवाब मिल जाए। हाँ, और ये जो
मेरी मकान नीलाम हुई है, इसको रद्द किया जाए। हाँ, ये जो नीलामी अवैध रूप से हुई है, गलत तरीके से हुई है, इसको रद्द किया जाए। रद्द किया जाए। हाँ। अन्यथा बिना जवाब दिए अगर मेरी मकान का कब्जा या फिर जो भी हो, अगर इसकी प्रक्रिया की जाती है तो ये सारे लोग जिम्मेदार होंगे जिनको मैंने आरटीआई लगा रखा है। जी जी, सारे अधिकारी, राष्ट्रपति से लेकर के छोटे लेवल तक, जिले के जिलाधिकारी और बैंक के कर्मचारी, सारे लोग, यहाँ तक कि जो लीड बैंक होता है वो भी जिम्मेदार होगा। मतलब सारा बैंकिंग सिस्टम, सारे राजनीतिक लोग, सब लोग जिम्मेदार होंगे। हर बैंक को बड़ा फ्रॉड किया है। बैंक ने फ्रॉड किया, मेरे साथ नहीं कर रहा है, तमाम जनता जो है सारे लोगों के साथ फ्रॉड कर रही है। जी 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 जी, ठीक है, मिलते हैं, आपसे मुलाकात होगी। तो ये थे इनके भाई साहब जिनसे हमने बातचीत किया। उन्होंने जो आरटीआई डाल रखा है, राष्ट्रपति महोदया से लेकर के डीएम, एसडीएम, हर और रिस्पांसिबल अधिकारी, हर और राजनीतिक व्यक्ति जो इसको जवाब दे सकता है, उनको कोई जवाब नहीं मिल रहा है। क्या बैंक ही गलत है या जनता गलत है? इस प्रकरण को देखने के लिए, इस प्रकरण को जानने के लिए आपको हकीकत के तह में जाना पड़ेगा और इस परिवार से मिलना पड़ेगा। यदि हमारी बात और इस परिवार की पीड़ा आप तक पहुंच रही है, अगर आप चाहते हैं इनकी आवाज बनना, तो इनके साथ आइए, इनको सपोर्ट करिए कि वाकई जो चीजें हैं उस पर ध्यान दिया जाए और अगर गलत तरीके से, अवैध रूप से ये जो नीलामी है उसको रद्द किया जाए और ये परिवार पैसा देने को तैयार है, ऑलरेडी दे चुका है, तो उसको कैंसिल करके और इनको जो घर है इनको तुरंत मुहैया कराई जाए। कुशीनगर की आवाज से शिव कुमार।